रिसेंट टाइम में अगर आपने सिल्वर के प्राइस को देखा है तो आपको लगेगा कि ये एक इम्पॉसिबल रैली है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा था उस टाइम MCX पे सिल्वर का स्पॉट प्राइस अबाउट 2,28,948 रुपीज के आसपास है। और इस बढ़ते हुए प्राइस को देख के आज के टाइम में पूरा इन्वेस्टर कम्युनिटी सिल्वर को खरीदने के लिए पागलों की तरह सिल्वर के पीछे भाग रहा है। और इस क्रेज को देखते हुए कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले टाइम में सिल्वर का प्राइस 5 लाख रुपए तक जा सकता है, क्या इवन 10 लाख रुपीस तक जा सकता है क्या। और वही दूसरी तरफ कुछ कॉशियस इन्वेस्टर्स ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या अभी सिल्वर का प्राइस अगर इतना ज्यादा बढ़ गया है तो क्या सिल्वर का प्राइस ओवरहीटेड हो गया है, क्या इसकी वजह से आने वाले टाइम में सिल्वर के प्राइस में एक मैसिव क्रैश हो सकता है क्या। तो चलिए आज की वीडियो में सिल्वर का पूरा असली खेल समझते हैं और साथ ही साथ ये भी समझते हैं कि चाइना किस तरीके से सिल्वर जैसे एक सिंपल कमोडिटी को जियोपॉलिटिक्स में एक पावरफुल वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एंड ऑल्सो अगर आप इन्वेस्टिंग के कुछ पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, जैसे कि मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग कैसे करना है, शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के पावरफुल ट्रेड सेटअप्स, सेक्टर रोटेशंस और सुपर ट्रेंड के पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, एंड एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर AI को कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप हमारे फ्री बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, फ्री वर्कशॉप के लिए हम बस 1000 एंट्रीज ही एक्सेप्ट करते हैं और आपसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए तो इसलिए आप इमीडिएटली जा सकते हैं और अभी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर कर लेते हैं। तो मेक्सिको जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है, यानी मेक्सिको हर साल हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ सिल्वर को माइन करता है। और बाकी के कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स है पेरू, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। तो अभी आप ये सोच सकते हो कि अगर सबसे ज्यादा सिल्वर अगर मेक्सिको ही खोद के निकालता है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ग्लोबल सिल्वर सप्लाई है उसको मेक्सिको ही कंट्रोल करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिल्वर का 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करता है चाइना। क्योंकि भले ही चाइना सबसे ज्यादा सिल्वर जमीन से खोद के नहीं निकालता हो, लेकिन सिल्वर मार्केट का जो डाउनस्ट्रीम पार्ट्स है उसको चाइना कंट्रोल करता है। जैसे कि सिल्वर का रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो चाइना के कंट्रोल में है, क्योंकि मेक्सिको और पेरू जैसे कंट्रीज में जो सिल्वर माइन किया जाता है उसका सबसे बड़ा पोर्शन चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है। और चाइना इस रॉ सिल्वर के ओर को रिफाइन करता है और ये जो रिफाइंड सिल्वर है इसकी कीमत मार्केट में है, क्योंकि रिफाइंड सिल्वर को इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। और अभी रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग के बाद दूसरा डाउनस्ट्रीम पार्ट आता है इंडस्ट्रियल कंजम्पशन का। और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में भी चाइना दुनिया का लार्जेस्ट सिल्वर कंज्यूमर है, क्योंकि सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाइना ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। और इसी रीजन की वजह से मोस्ट ऑफ द सिल्वर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली एंड्स अप इन चाइनीज फैक्ट्रीज। और इसी मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस को यूज करके चाइना सिल्वर को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से चाइना के पास प्राइसिंग पावर भी है और सप्लाई इन्फ्लुएंस भी है। और इसी रीजन की वजह से सिल्वर प्राइस हो या सिल्वर सप्लाई हो, सिल्वर डिमांड हो, हर एक चीज में चाइना के पास पूरा पावर है। और इस सिचुएशन को अगर मैं आपको एक इजी टू रिमेंबर एग्जांपल में बताना चाहूं, आप ऐसे मान सकते हैं मेक्सिको एक किसान है जो गेहूं उगाता है और चाइना यहां पर वो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन है जो गेहूं खरीदता है, मिल में डालता है, बेकरी में भेजता है और उसके बाद उसका ब्रेड बनाता है। और इस पूरे सप्लाई चेन में जो सबसे कम पैसे कमाता है वो किसान होता है, जो कि मेक्सिको है, जिसके पास ना प्राइसिंग पावर है, ना इन्फ्लुएंस है, कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जितना चाइना खरीदेगा उतना ही वो प्रोड्यूस करेगा। अगर चाइना नहीं खरीदेगा तो यहां पर बड़ा लॉस किसका होगा? मेक्सिको का ही होगा। और वही दूसरी तरफ चाइना के पास वो इंडस्ट्रियल सेटअप है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टेक्निकल एक्सपर्टीज है जो सिल्वर को ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है जिसका डिमांड पूरी दुनिया में है। और ये बात आज के टाइम में इतना ज्यादा मैटर क्यों कर रहा है? क्योंकि आज के टाइम में सिल्वर जो है वो एक प्रेशियस मेटल भी है जो वैल्यू को स्टोर करता है और साथ ही साथ इस मेटल के इंडस्ट्रियल यूजेज भी है, यानी ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और इसका पूरा डोर या इसका पूरा कंट्रोल अभी चाइना के पास है। और आज के टाइम में चाइना इसी सिल्वर पावर को वेपनाइज कर रहा है और इसको ट्रेड वॉर में और जियोपॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर रहा है। और आज के टाइम में सिल्वर का प्राइस जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है वो चाइना के इसी सिल्वर के जियोपॉलिटिकल और ट्रेड वॉर के खेल के साथ लिंक्ड है। तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल आएगा कि चाइना ट्रेड वॉर में सिल्वर को कैसे वेपनाइज कर रहा है। तो चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जिसको MOF-COM भी बुलाया जाता है, उन्होंने रिसेंटली कुछ नए एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग रूल्स को अनाउंस किया है। और ये नए रूल्स या कानून सिल्वर के लिए एप्लीकेबल है, टंगस्टन के लिए एप्लीकेबल है और एंटीमोनी के लिए एप्लीकेबल है। और इस नए रिजीम के अंडर
चाइना के जो सिल्वर प्रोड्यूसर्स है, अगर वो सिल्वर को चाइना से बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट से कुछ नए लाइसेंसेस लेने होंगे। तभी कुछ लोग बोलेंगे प्रॉब्लम क्या है, लाइसेंस ले लेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां पर गवर्नमेंट बोलता है कि ये लाइसेंस सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लाइसेंस को लेने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। यानी सिंपल वर्ड्स में चाइना लीगली सिल्वर के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन नहीं लगा रहा है, लेकिन चाइना एक्सपोर्टर्स के लिए इतने ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है कि एक्सपोर्टर्स खुद बोल रहे हैं कि चलो हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। और उसके बाद एक और ट्विस्ट सुनिए, अगर कोई इन सारे कंडीशंस को मीट करके लाइसेंस भी ले लेता है और एक्सपोर्ट के लिए क्वालिफाई भी हो जाता है, और इस सिचुएशन को पॉपुलरली बोला जाता है शैडो बैन। क्योंकि अगर कोई चाइना का सिल्वर एक्सपोर्टर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने जाएगा तो सबसे पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि इन 2024 दे मस्ट हैव प्रोड्यूस्ड एटलीस्ट 80 टन्स ऑफ सिल्वर, और उसके बाद उन्हें क्वालिटी, कंप्लायंस और फाइनेंशियल कंडीशंस मीट करने होंगे। एंड ऑफ कोर्स इन कंडीशंस को चाइना के जो छोटे सिल्वर ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर्स है वो मीट ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक मेजर चंक ऑफ सिल्वर एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली मार्केट से हट जाएगा। उसके बाद भी चाइना का गवर्नमेंट बोलता है कि हम आपको एक्सपोर्ट तभी करने देंगे जब सिल्वर के डोमेस्टिक नीड्स, यानी चाइना का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका नीड्स जब फुलफिल हो जाएंगे, उसके बाद जो सिल्वर बचेगा उस सिल्वर को ही आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। और चाइना में सिल्वर का सरप्लस कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी के मार्केट में लीडर है, सोलर पैनल्स, सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हार्डवेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर होता है, उसमें भी ये मार्केट लीडर है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और ये जो सारे फिनिश प्रोडक्ट्स है जिसको चाइना भर भर के प्रोड्यूस करता है, ये सिल्वर को बहुत बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है सिल्वर का, और साथ ही साथ सिल्वर को ये जितना प्रोड्यूस करता है रिफाइन करके, उससे ज्यादा ये खुद ही कंज्यूम कर लेता है। और इसीलिए डोमेस्टिक नीड फुलफिल होने के बाद जो सरप्लस बचता है उसको एक्सपोर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप ग्लोबल डेटा देखेंगे तो 2024 में सिल्वर का डिमांड कितना था? अबाउट 1164 मिलियन आउंसेस था, और सप्लाई कितना था? अबाउट 1015 मिलियन आउंसेस था। यानी प्रेजेंटली पूरी दुनिया सिल्वर का डेफिसिट एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी सिल्वर का शॉर्टेज एक्सपीरियंस कर रहा है। और ऐसे टाइम पे चाइना कुछ ऐसे चैलेंजेस क्रिएट करता है, ऐसे रूल्स लेके आता है जिसकी वजह से ये जो सिल्वर का डेफिसिट है ग्लोबली, या सिल्वर का शॉर्टेज है, ये और भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और यहीं पर आता है सिल्वर प्राइस का मीटियोरिक राइज इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो सबसे पहले जो रीसेंट सिल्वर प्राइस में रैली हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली सिल्वर प्राइस में रैली क्यों हुआ? जैसे ही मार्केट के कुछ इनसाइडर्स को चाइना के शैडो बैन के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, उन्होंने खरीदना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद जिन बड़े इन्वेस्टर्स के कानों तक ये र्यूमर पहुंचा, उसके बाद वो भी खरीदने लगे। और फाइनली जब ये शैडो बैन का इंफॉर्मेशन पब्लिक हुआ तो सारे सिल्वर को खरीदने के लिए कूद पड़े, जिसकी वजह से सिल्वर के प्राइस बहुत बहुत तेजी से ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये तो बहुत रिसेंटली हुआ है, मे बी हो सकता है 6 महीने से हो रहा हो, लेकिन उससे पहले भी सिल्वर का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। तो इस पहेली को समझने के लिए आपको ये इंपोर्ट का डेटा देखना होगा। तो 2024 में सिल्वर के टॉप इंपोर्टर्स कौन थे? तो पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने 4500 टन ऑफ सिल्वर को इंपोर्ट किया। दूसरा यूनाइटेड किंगडम अबाउट 4400 टन्स, तीसरा इंडिया 3600 टन्स, फोर्थ चाइना 3400 टन्स, और उसके बाद फिफ्थ है हांगकांग एसएआर, जिन्होंने अबाउट 2800 टन्स ऑफ सिल्वर को इंपोर्ट किया है। और यहाँ पर हांगकांग जो है वो चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, जिसकी वजह से अगर आप चाइना और हांगकांग एसएआर इन दोनों का इंपोर्ट्स अगर मिला के देखेंगे तो इन दोनों ने मिलके अबाउट 6200 टन्स ऑफ सिल्वर को इंपोर्ट किया है। यानी सिंपल वर्ड्स में 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल सिल्वर सप्लाई भी चाइना के हाथ में है, और रीसेंट टाइम में सबसे ज्यादा सिल्वर खरीदने वाले भी चाइनीज है। एंड ऑब्वियस ये बात है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसको बहुत हद तक यही फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कि जो बिगेस्ट बायर्स है वो कितना पैसा दे रहे हैं, या वो कितना क्वांटिटी में कितने प्राइस में माल उठा रहे हैं। यानी अभी चाइना ये जो सिल्वर सप्लाई का गला घोटने वाला है, उससे पहले उन्होंने ही भर भर के खरीदा, प्राइस बढ़ाया, और अभी जब ये सप्लाई चोक करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा भी इनको ही होगा। यानी एक तरीके से जो भी सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूजेज बढ़ रहा था और जो सिल्वर का एडॉप्शन बढ़ रहा था और रिक्वायरमेंट बढ़ रहे थे, उसका भरपूर फायदा चाइना ने उठाया। यानी एक तरीके से सिल्वर का प्राइस ऊपर जाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ चाइना का है और सबसे बड़ा फायदा भी चाइना का है। और चाइना ये जो शैडो बैन है इसको जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट कर देगा। तो अभी एज एन इन्वेस्टर ये सारे रीजंस और ये सारे फैक्टर्स जो सिल्वर के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसको समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल यह आता है कि आने वाले टाइम में क्या सिल्वर का प्राइस और भी बढ़ेगा? क्या सिल्वर 5 लाख, सिल्वर 10 लाख तक भी पहुंचेगा, या सिल्वर के प्राइस में गिरावट भी हो सकता है या क्रैश भी हो सकता है? तभी एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं। प्राइस कहां पर जाएगा वो डिसाइड करेगा डिमांड।
और आज के टाइम में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन चल रहा है जो सिल्वर के डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। और मान लीजिए अगर ये टेक्नोलॉजी सच में इंप्लीमेंट हो जाता है और इसका एडॉप्शन बढ़ता है तो सिल्वर के डिमांड के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉकर हो सकता है। तो कुछ टाइम पहले सैमसंग ने BMW ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किया था और उनके पार्टनरशिप में उन्होंने एक नए बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट बैटरीज। और ये टेक्नोलॉजी इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिथियम आयन बैटरीज को यूज कर रहा है और लिथियम आयन बैटरीज में एक बहुत बड़ा कंसर्न सेफ्टी का है क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज आर फ्लेमेबल, यानी इसमें बहुत जल्दी आग लग सकता है। और इंडिया में आपने EV टू व्हीलर्स की दिवाली देखी होगी इंटरनेट पे। बट ऑन द अदर हैंड ये जो सॉलिड स्टेट बैटरीज है दे आर नॉन फ्लेमेबल, यानी इनमें आग नहीं लगता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप रेंज की बात करेंगे तो एक फुल चार्ज पे जो प्रेजेंट EVs है वो अबाउट 200 to 500 किलोमीटर तक चलते हैं, लेकिन वही है जो सॉलिड स्टेट बैटरीज है इनका रेंज अबाउट 950 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर है, यानी एक चार्ज में गाड़ी अप टू 1000 किलोमीटर तक चल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप चार्जिंग स्पीड भी देखेंगे तो ये बैटरीज बस 10 मिनट में चार्ज हो जाते हैं, यानी सिंपल वर्ड्स में सिर्फ 10 मिनट चार्ज करो और 1000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाओ और गाड़ी के बैटरी में आग भी नहीं लगता है। दीज आर द एग्जैक्ट रीजंस जिसकी वजह से ये बैटरी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी है। बट हैविंग सेड दैट, दिस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इज हंग्री फॉर सिल्वर, क्योंकि बोला जाता है कि ऐसे एक बैटरी को बनाने के लिए लगभग 1 किलो चांदी लगता है। लो एंड की गाड़ियां भूल जाइए, जो हाई एंड की महंगी महंगी गाड़ियां हैं वहां पर भी अगर ये टेक्नोलॉजी 10%, 20%, 30% भी इंप्लीमेंट हो जाता है तो सिल्वर मार्केट से गायब हो जाएगा। और इसी रीजन की वजह से कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि आज के टाइम में सिल्वर का प्राइस जो 2 लाख के आसपास है, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, वो आने वाले टाइम में 5 लाख भी हो सकता है या 10 लाख भी हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, एक कंपनी है जिसका नाम है सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग, जिसका स्टॉक लास्ट 1 ईयर में लगभग 400 to 500% ऊपर गया होगा, क्योंकि सैमसंग ने इस कंपनी के साथ एक $7 मिलियन का डील किया है, जिसके चलते वो लपैरेला माइनिंग कॉम्प्लेक्स को फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जो मेक्सिको में है, जो सिल्वर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर सिर्फ सैमसंग अकेला नहीं है, ऐसे और भी बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में सैमसंग और ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है वो मार्केट में सिल्वर आने तक वेट ही नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, सीधा सोर्स के पास जा रहे हैं और डायरेक्टली सिल्वर को सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि इन सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के मन में एक ही डर है कि आने वाले टाइम में मार्केट से सिल्वर गायब ना हो जाए या उसका सप्लाई जो है वो बहुत कम ना हो जाए। और सिर्फ बैटरीज की बात नहीं है, अगर आप सेमीकंडक्टर्स देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे, सोलर पैनल्स देखेंगे, हर जगह सिल्वर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी इंडस्ट्रियल बूम का फायदा चाइना उठा रहा है, क्योंकि अभी चाइना शैडो बैन लगा के सिल्वर के एक्सपोर्ट्स को बंद करने वाला है और इस सिल्वर को यूज करके वो खुद फिनिश्ड बैटरीज बनाएगा, सोलर पैनल्स बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, हर वो चीज बनाएगा जो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। और इसकी वजह से चाइना पैसे तो बहुत ज्यादा कमाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट उसके साथ साथ चाइना बहुत सारे कंट्रीज को भी कंट्रोल करेगा। अभी इसके बाद कॉशियस इन्वेस्टर्स का सवाल आता है, जो ये बोलते हैं कि अभी सिल्वर का प्राइस अगर ओवर हीटेड हो गया है तो क्या सिल्वर का प्राइस आने वाले टाइम में क्या क्रैश भी हो सकता है? तो ये देखिए, ये है सिल्वर का प्राइस और ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। और यहां पर 200 डेज मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंटली सिल्वर का जो प्राइस है वो अबाउट 76% ऊपर है, 200 डेज मूविंग एवरेज के 76% ऊपर है। और अगर आप टेक्निकल स्टडी करते हैं और टेक्निकल्स के जरिए जो मार्केट में डिमांड होता है और मार्केट में जो सप्लाई होता है, बायर्स का डिमांड और सेलर्स का सप्लाई जो होता है, तो उस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग प्राइस डेफिनेटली ओवरहीटेड है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन प्राइस ओवरहीटेड होने के पीछे एक लॉजिकल रीजन है और वो है सप्लाई कंस्ट्रेंट। तो इसलिए सिंपल सी बात है, जब तक सप्लाई के नए सोर्सेस नहीं खुल जाते तब तक आइडियली प्राइस शुड कंटिन्यू टू राइज, प्राइस को बढ़ना कंटिन्यू करना चाहिए। बट ऑन द फ्लिप साइड आपको यह भी समझना है कि अगर सिल्वर का प्राइस बहुत बढ़ता है, सबको सिल्वर बहुत ज्यादा लुक्रेटिव लगता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, और इन पैसों को फॉलो करते हुए अगर और भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सिल्वर माइनिंग में आते हैं, सिल्वर प्रोडक्शन में आते हैं, रिफाइनिंग में आते हैं, एंड ऑल्सो कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे अभी गोल्ड को और डायमंड को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने के लिए तरीका निकाल रहे हैं, अगर ऐसा ही कोई सिल्वर को प्रोड्यूस करने का तरीका निकलता है जो बेसिकली सिल्वर के अल्टरनेटिव सप्लाई को अगर क्रिएट कर सकता है, तो देन दिस कुड रियली हैम्पर सिल्वर प्राइसेस। बट हैविंग सेड दैट, वो सारा सिचुएशन अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन प्रेजेंटली जो रियलिटी है वो यही है कि सिल्वर का जो सप्लाई है उसका गला पूरी तरीके से चाइना के हाथ में, और जब तक चाइना गला दबाता रहेगा तब तक सिल्वर का प्राइस ऊपर जाता रहेगा। और इसके साथ साथ एक और फैक्टर समझना जरूरी है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, जब जब सिल्वर प्राइसेस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखा है तब तक इसको
बबल, मार्केट बबल और मार्केट मैनिपुलेशन के साथ इसको लिंक किया गया है। जैसे कि 2011 में जब पोस्ट क्राइसिस पीक हुआ था तो उस टाइम सिल्वर का जो प्राइस है वो एक मीटियोरिक राइज देखने के बाद सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग सेशंस में सिल्वर का प्राइस ऑलमोस्ट 30% क्रैश हो जाता है। और उसके बाद जिस हाई से वो गिरा था उस हाई को रिक्लेम करने के लिए सिल्वर को ऑलमोस्ट 1 डेकेड या 10 साल का टाइम ही लगा था। और इसी रीजन की वजह से सिल्वर अभी जिस वॉलेटाइल स्टेज में है उसके अपसाइड में अगर कोई पैसा कमाना चाहता है तो उसके एसोसिएशन में जो डाउनसाइड आता है उस रिस्क को भी उसको एक्सेप्ट करना होगा। और इसी रीजन की वजह से रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ही एसेट में सारा पैसा नहीं डालना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास वेल्थ है तो आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा, स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड्स का, बॉन्ड्स का, गोल्ड का, सिल्वर का, रियल एस्टेट का। और वहां पर अगर आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में अगर गोल्ड एंड सिल्वर चलना बंद हो जाए और अगर वो स्टैग्नेट हो जाए और अगले 5 साल 6 साल बाद चले तो उस टाइम पीरियड में हो सकता है रियल एस्टेट चल जाए, उस टाइम पीरियड में हो सकता है स्टॉक्स चल जाए। तो इसी तरीके से एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आपका जो पैसा है, आपका जो वेल्थ है वो ग्रो होता रहेगा। एंड ऑल्सो अगर सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा ETF पिक करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड पिक करना है, उसमें क्राइटेरिया कौन से कंसिडर करना चाहिए, अगर आपको उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताइए। और अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।